हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का देखने वाले हैं, जियोग्राफी का। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री का भी और ये जियोग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 6 का ही अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरा चैनल का जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे तुम लोग को भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे टोटल का प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, ग्लोब के बारे में पढ़ना है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, एनसीईआरटी। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले अध्याय में आपने पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा है। आगे देखो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये देखो, जो ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक है, इसको सावधानी पूर्वक देखो। हर एक महाविद्यालय और कॉलेज, जितना भी स्कूल होगा, ग्लोब वहाँ पे होगा ही होगा, जिसपे सारा पृथ्वी का नक्शा यहाँ पे डिनोटेड होता है। उसका आगे देखो क्या बोल रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1, यही देखो ग्लोब है। आगे देखो, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्ष। ठीक है, आगे देखो, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ग्लोब को इस इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से, ठीक है, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या है। लेकिन याद याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या बोला, पृथ्वी पर वास्तविक में कोई ऐसा सुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लोब में जो मेरा यहाँ पे सुई डिनोटेड है, वो सिर्फ समझने के लिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, ऐसे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा है। आगे देखो, यहाँ पे कुछ ये बोल रहा, आओ कुछ सीखें। देखो क्या है, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले। ठीक है, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इससे अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसी में देखो आगे क्या है, एक अन्य काल्पनिक रेखा को ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तथा
ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश को ही क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक है, आगे देखो, बस तुम लोग ध्यान से कान लगा के सुनो और वीडियो को देखो। मतलब 40 से 50% तुम लोग को सिर्फ सुन के ही याद हो जाएगा, ठीक ना। मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो खुद सुन के ही तुम लोग खुद से इसको माइंड सेट में फिक्स कर लोगे। और रही बात नोट्स का, तो तुम लोग जहाँ भी तुम लोग को लगेगा कि नहीं यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, अपने अपने अनुसार नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं इसका PDF तुमको ऐसे 40 या 50 क्वेश्चन निकाल के हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, सक्सेस साइंस में हमारा चैनल का नाम है, ठीक है, यहीं से तुम लोग देख सकते हो। अभी फिलहाल मैं पहले क्लास 6 का टोटल कंप्लीट करा लूँ, उसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक ना। आगे देखो क्या है बाबू, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त 1/4 है, ठीक है। अतः इसका माप होगा 360 अंश, 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उसके अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, उसके अक्षांश कहा जाता है। क्या बोल रहा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना। आगे देखो, यहाँ बोल रहा है इधर बॉक्स में कि आप जानते हैं, ठीक है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर, ठीक है, आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इसी में आगे क्या है देखो टॉपिक पर, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर, मतलब देखो इसका उ का मतलब हो गया उत्तर और ये सिर्फ द का मतलब हो गया दक्षिण, ठीक ना। यहाँ पे शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में वेलो होरिजोटे, ठीक है। दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश का मतलब डिग्री होता है, ठीक है, 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त से 20 अंश उत्तर में एक वेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अंश के बारे में, कितना डिग्री कौन सा किधर है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको तुम लोग ध्यान देना, अपने अनुसार यहाँ पे नोट्स करना, बाकी मैं अपने तरीका से दूंगा ही, ठीक ना। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो होरिजोटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा उत्तरी ध्रुव है और ये 66.1/2 डिग्री उत्तर है, ठीक है। 66.1/2 डिग्री क्या है, उत्तर में, ठीक है, उत्तर साइड में, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो कर्क रेखा पास हो रही है यहाँ से, ऐसे जो कर्क रेखा यहाँ से पास हो रही है वो है 23.1/2 डिग्री उत्तर, ठीक है। और ये विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा बीच से यहाँ पार हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कितना में 0 पर है, ठीक ना, इसको तुम लोग समझना। और ये तुम्हारा मकर रेखा आ रहा है, मकर रेखा कितना पे आ रहा है, 23.1/2 डिग्री दक्षिण से आ रहा है, ठीक ना, ये दक्षिण से आ रहा है। और ये कर्क रेखा उत्तर से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, देख लेना है तुम लोग इसको, ठीक ना, फिगर को नहीं छोड़ना, इसको ध्यान से पूर्वक समझना। आगे देखो बाबू, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, क्या बोल रहा है, विषुवत ध्रुव, यहाँ पे टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर, अक्षांश का मतलब क्या होता है, समानांतर रेखाएं, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण,
ठीक है, के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, ठीक है। देख क्या क्या है जो 4 रेखाएं हैं, वो है, पहला है उत्तरी गोलार्ध, पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.1/2 डिग्री उत्तर, ठीक है। सेकेंड है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि है 23.1/2 डिग्री दक्षिण साइड है, ठीक है। तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है। चौथा है विषुवत रेखा के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये तुम्हारा 4 है, इसको डिफिनेशन के तौर पे याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, कोई भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो जियोग्राफी है वो ज़्यादा जो पायलट होते हैं ना, जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी, ठीक ना, क्योंकि इसमें अक्षांश देशांतर का उसी में ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। मतलब कितना डिग्री किधर लेना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ठीक है। आगे देखो बाबू क्या है, टॉपिक है पृथ्वी के तापोकटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध टॉपिक है, ठीक है। कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, यानी हमारे हेड के ठीक ऊपर एकदम, ठीक है, होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ से टॉपिक लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, उष्णकटिबंधी किसे कहते हैं, और यहाँ से तुम लोग उसका आंसर लिख लेना, ठीक है। आगे देखो क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यही से तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहा जाता है, इसको हेडिंग डालकर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है। ध्यान रखना इस टॉपिक को, क्या बोल रहा है फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, शीत कटिबंध किसे कहते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ग्लोब है, ठीक ना। जियोग्राफी पढ़ रहे हो भाई, और तुम खासकर यूपीएससी एनएसएससी सीजीएल कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हो तो अपने पास एक ग्लोब जरूर रखना, ठीक है। अपने पास एक ग्लोब जरूर रखना और बुक जरूर रखना, ठीक ना। 6 to 12 का जो भी तुम्हारा सिलेबस हो, जैसे ये तुम्हारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी तुम्हारा हो, उसका बुक जरूर रखना 6 to 12 तक का, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ तुमको, यहाँ पे यही बता सकता हूँ। देखो उत्तर ध्रुव है ये, और यहाँ पे वो 122 डिग्री, इसको जब खुद से करोगे ना, खुद से जब इसको समझोगे बनाओगे ना, तो पता चलेगा, इसे समझाने से नहीं होगा, ठीक है। आगे है टॉपिक है देशांतर क्या है, टॉपिक है देशांतर क्या है, ठीक ना। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप को एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 सेकेंड, ठीक है, दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामियोत्तर कहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, क्या है ये अर्धवृत्त है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामियोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है।
जहाँ सभी देशांतरीय यामियोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, आगे है पैराग्राफ चेंज करके है अक्षांश यानी समानांतर। ठीक है, अक्षांश का मतलब समानांतर समझना। ठीक ना, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामियोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच कहाँ है फिलहाल अभी, इंग्लैंड में भाई ध्यान रखना, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। ठीक है, इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का, यानी मतलब देखो पूर्व के लिए एक क्या बोल रहा है, ये पूर्व के लिए पू बोल रहा है सिर्फ। ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम है, पूर्व के लिए पू, और पश्चिम के लिए, ठीक है, पश्चिम के लिए क्या बोल रहा है, सिर्फ प बोल रहा है, पश्चिम के लिए सिर्फ प। ठीक है, का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामियोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ठीक है, ये जो ग्रिड बन रहा है ना, ये देखो लाइनिंग। ठीक है, ग्रिड, ये तुम्हारा ग्रिड है। ठीक है, इसको फिगर को देखने के लिए बोल रहा है, साफ साफ ये समझो। ठीक है, ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो, ठीक है, तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री यानी पूर्व 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगी, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। देखिएगा बस 26 डिग्री बोल रहा है ना, तो 26 डिग्री यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये 26 डिग्री उत्तर। ठीक है, उत्तर 26 डिग्री उत्तर यानी उत्तर साइड जा रहा है, तो इधर होगा। देखो 26 डिग्री यहाँ पे इसके आसपास होगा, 26 डिग्री उत्तर ये, और तुम्हारा क्या बोल रहा है 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 डिग्री पूर्व यानी 90 डिग्री पूर्व, तो 90 डिग्री इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड, तो ये तुम्हारा बोल रहा है इधर से यहाँ तक असम। ठीक है, असम का ये धुबरी। आगे देखो, देख लेना खुद से इसको। ठीक है, अक्षांश देशांतर फिगर मैं नहीं समझा सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और वीडियो जब लंबा हो तुम लोग खुद ही इसको अवॉइड कर दोगे, नहीं देखोगे मेरा वीडियो को खुद से ही। ठीक ना, तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि खुद से फिगर को समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने माध्यम से इसको तुमको एक बार रिवाइज के तौर पे यहाँ पे तुम्हारा रिवीजन कराता हूँ। ठीक ना, जिससे तुम लोग को एग्जाम से अगर 1-2 दिन पहले भी अगर इसको देखोगे तो माइंड में कुछ सेट हो जाएगा। चलो बाबू आगे देखो। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के चित्र 2.7। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को एक संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। प्रैक्टिकल टाइप का ये, ठीक ना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल टाइप का है। ठीक है, जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। ठीक है, इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द, ठीक है, अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। जब हम लोग क्लास 6 में थे ना, तो ये हमारा सर थे रामकिशन साहू, उन्होंने हमारे प्रैक्टिस किया था। ठीक है, उन्होंने ये हमारा प्रैक्टिस किया हुआ था कि मतलब ये जो इसमें जो दिया है ना, वही सब यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा करके और सब में ये प्रैक्टिकल के तौर पे कराया था हम लोग को। ठीक है, आगे देखो बाबू, ये तुम्हारा कुछ यही फिगर है तुम्हारा। ठीक ना, फिगर को भाई मत अवॉइड मत करना, उसको देखना। फिगर बहुत अच्छा चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, नहीं क्या बोल रहा है उसको फिगर के माध्यम से तुम समझ सकते हो। आगे देखो, आगे तुम्हारा ये तुम्हारा कुछ मानचित्र टाइप का है। नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, विश्व के समय क्षेत्र मतलब कौन सा देश में
क्या अभी समय हो रहा है, इसको तुम ले यहाँ पे जानकारी ले सकते हो, ठीक ना। देखो मैं बता दे रहा हूँ, हमारा भारत ग्रीनविच से हमारा जो भारत का जो टाइम जो ना GMT 5:30 है। क्या है? GMT 5:30 है। देखो अभी फिलहाल करो, जैसे सपोज करो कि अभी हमारा इंडिया में अगर दिन का 1 बज रहा है ना, तो अभी अभी इंडिया में दिन का अगर 1 बज रहा है, ठीक ना, संडे, तो वहाँ पे अभी जो संडे तो हो गया होगा, अमेरिका में संडे हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे अभी कितना बज रहा होगा पता है? वहाँ पे बन रहा होगा 1 2 3, यहाँ 1 2 3, वहाँ पे 3 बजे भोर हो रहा होगा, ठीक ना। उल्टा हमारे यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ रात होता है, ठीक ना। ऐसा पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, ठीक ना। मतलब जिस साइड सूर्य का प्रकाश गया उस साइड दिन हो गया, और जिस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं गया उस साइड रात हो गया। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी नहीं डूबता है, ठीक ना। ये पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हम लोग को लगता है कि मतलब सूर्य डूब रहा है, नहीं, सूर्य हमेशा अपने एक स्थिर पर है, ठीक ना, वो कभी अस्त नहीं होता, ठीक है। इसको माइंड में सेट कर लेना। आगे देखो आगे तुम्हारा है, इसमें तो भाई तुम्हारा ये टॉपिक ये मतलब प्रैक्टिकल के तौर पे ही है, ठीक ना, तो इसको ज़्यादा बेटर रहेगा खुद से करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक नया टॉपिक है, देशांतर एवं समय, ठीक है। टॉपिक है देशांतर एवं समय। तो देखो इसमें क्या है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ठीक है। ये बोल रहा है अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे पृथ्वी के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परिछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर तथा सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या बोल रहा है ये, ध्यान रखना भाई। देखो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर, यानी 12 बज रहा होगा वहां पे, ठीक है, दोपहर होगी। आगे देखो इसमें क्या है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी किधर से लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कौन लगाती है? पृथ्वी। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। जो ग्रीनविच से जो तुम्हारा पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा, और जो पूर्व में होगा उनका समय आगे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चित्र 2.8 में देखो, चित्र 2.8 में यहाँ पे तुम्हारा दर्शाया गया है, इसको देख लेना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है। अतः यानी 360 डिग्री मतलब पूरा ऐसे पूरा घूम जाती है, ठीक ना। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, ठीक है। 15 गुने 4 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ठीक है। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का, ठीक है, 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे को। देखो यही बोला था ना मैंने, इस साइड रात होता है तो उस साइड दिन होता है, ठीक है, वही वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो तुम लोग पहले से भी जान रहे होगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी, ठीक है। यहाँ पे डिग्री वाइज डिग्री समझा भी दिया है कि इतना डिग्री रहेगा तो वहाँ पे दिन होगा कि रात होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना अपने तरीके से, ठीक है। बाकी मैं दूंगा ही नोट्स, ठीक ना। आगे देखो, नोट्स में सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। जब उच्चतम बिंदु होता है तो उसमें घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, ठीक है।
आगे देखो, हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, टॉपिक ये है हम मानक समय आखिर क्यों मानते हैं। ठीक है, तो इसका देखो क्या है, अलग अलग यामियोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। ठीक है, अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे देखो क्या है, भारत में गुजरात का एक शहर द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कितना घंटा का डिफरेंट होगा, तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा 1 घंटा 45 मिनट, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली सभी यामियोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामियोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आगे देखो, आगे है तुम्हारा भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व और 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व को मानक यामियोत्तर माना गया। ठीक है, इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नामों से जाना जाता है। ठीक, इसे भारतीय मानक समयों के नामों से जाना जाता है। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चित्र 2.9 भारत का मानक यामियोत्तर है। ठीक है, ये तुम्हारा मानक यामियोत्तर है। ठीक है, ये तुम्हारा जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर सा, वो मानक यामियोत्तर है। ठीक है, 68 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री पूर्व, और ये तुम्हारा 82.1 बीच में तुम्हारा जो यहाँ पे जो मानक यामियोत्तर है उसका है 82.1/2 डिग्री पूर्व में। ठीक है, आगे देखो बाबू, करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है कबीर। जो है यहाँ पे कबीर एक व्यक्ति है। ठीक है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। ठीक है, भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा यानी 2 AM में शुरू होगा। ठीक है, 2 AM में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच का समय 7:30 बजे होगा। सही बात, यानी 7:30 बजे PM, 7:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 7:30 बजे हाँ ठीक है, 7:30 बजे PM होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय का अंतर क्या है? कमेंट में बताना भाई, भारत और इंग्लैंड के बीच का समय का क्या है। ठीक ना, और जितना भी जो मानक समय को ज्ञात किया जाता है उसको ग्रीनविच से ही लिया जाता है। ठीक ना, और जो मैंने बोला भारत का GMT 5:30 है। ठीक है, अब क्या है GMT 5:30, तुम लोग खुद से इसको समझना और मेरे को कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, GMT 5:30 में बार बार क्यों बोल रहा हूँ। भारत की ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 30 मिनट यानी वही 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत का समय 7:30 बजे होगा। ठीक है, और वही अमेरिका का 3 घंटा का डिफरेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 घंटा का होता है और ये लंदन का 5.5 घंटा का ग्रीनविच से ही ले रहा है। ठीक ना, ध्यान रखना, कोई भी मानक समय तुम जितना भी कंट्री का ले लो सब ग्रीनविच से ही मापता है। ठीक ना, ग्रीनविच। ठीक है, जो मतलब ऐसा बोल सकते हो पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है वो। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ है? ये इंग्लैंड में है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर 2 समाप्त हो गया। ठीक है, देखो मेरे से जितना हो सका तुम लोग को अब फिगर तुम लोग खुद से देखना बाबू। देखो फिगर जब तक तुम खुद से नहीं समझोगे ना, मैं कितना भी समझा लूँ तुमको समझ नहीं आने वाला। और मैं इसलिए उसमें हाथ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फिगर समझाने चलो तो बहुत वीडियो मैक्सिमम देखा जाए तो 1.5 घंटा 2 घंटा का हो जाएगा। ठीक ना, तो तुम लोग को भी हम सिर्फ रिवाइज के लिए तुम लोग का ये मतलब ऐसा टॉपिक देते हैं
कि बस तुम लोग एक बार पढ़े रहोगे, अपना नोट्स बनाए रहोगे, तो बस एक बार इसको देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो आज की इस वीडियो में यही तक, इसका ध्यान रखना, अभ्यास नहीं छोड़ना है, बाकी तुम खुद से नोट्स बनाते रहो, बाकी मैं दूंगा ही तुम लोग को नोट्स, अभ्यास नहीं छोड़ना है इसका, जितना भी अभ्यास है। बाकी तुमको जितना लगता है कि नहीं यहाँ से तुम मेरा टॉपिक बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, तो वहाँ से तुम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करना, खुद से बनाना, और बाकी मैं दूंगा ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।